तो देखिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दो लॉज हम पढ़ चुके हैं, टोटल 3 लॉ होते हैं, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। और मैंने आपको बताया था कि पहला लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है, वो हमने पढ़ लिया। सेकंड लॉ कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बताता है, वो भी हमने पढ़ लिया। और थर्ड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स लगते कैसे हैं, तो वो हमें समझने की जरूरत है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों। स्टेटमेंट तो बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट होता है, और ये ऐसा स्टेटमेंट है जो बच्चे कभी भी भूलते नहीं है ना। तो ये आप लोग याद रखें, फिर मैं इसको समझाता हूँ, है ना। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट every action has equal and opposite reaction। ठीक है बच्चों, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप एक्शन करोगे किसी पर, उसका आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, मतलब फोर्स मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चों एक वॉल है, ऐसे एक दीवार है, वॉल, और इस दीवार में अपना आप हाथ मार रहे हैं। इस तरीके से आपका हैंड है ना, और इस हैंड को आप दीवार पे मारो तो आपके हाथ में दर्द होता है। अगर बहुत तेज मारोगे तो आपके हाथ में ज्यादा दर्द होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने दीवार पे फोर्स लगाया तो आपके हाथ पर दीवार ने भी फोर्स लगाया। समझे? आपने जब हाथ से दीवार को मारा तो दीवार पे आपने जब फोर्स लगाया तो दीवार ने भी आपके हाथ पे फोर्स लगाया, इसलिए आपके हाथ में दर्द हुआ। नहीं तो दर्द नहीं होता। अगर आपके हाथ में फोर्स नहीं लगता तो दर्द नहीं होता ना बच्चों, सिर्फ दीवार को सहना पड़ता दर्द, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर आपने तेज हाथ मारा है तो इसका मतलब आपने फोर्स ज्यादा लगाया, तो रिएक्शन भी ज्यादा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा हाथ दर्द देगा। वैसे ही बच्चों आप क्या करते हो, ये एक्शन रिएक्शन का और अगर मैं एग्जांपल लूं, तो आप जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ एक फुटबॉल है, तो आप जब फुटबॉल को किक मारते हो तो आपके पैर में भी पीछे की तरफ फोर्स लगता है, आपको वो झटका महसूस होता है। जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर में भी फोर्स लगा, आपके पैर को किसी ने मारा, है ना। अब जूते पहने रहते हैं तो उतना महसूस नहीं होता है, खाली पैर में तो कभी कभी पैर में बहुत ज्यादा तेज चोट भी लग जाती है ना, बच्चों को दर्द होता है उनका पैर। तो फुटबॉल को बहुत तेज मारने के बाद वो बैठ भी जाते हैं, क्योंकि उनके पैर में भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। या फिर कभी इस चीज को आपको महसूस करना हो तो आप घर पे इस चीज को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है। कैसे? कि वॉल है, आप कभी घर की सफाई करते हैं, जैसे दिवाली वाली आती है तो जब बच्चे सफाई करते हैं, अब आप लोग का नहीं पता कि आप लोग अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कि नहीं साफ सफाई में, लेकिन कई बार बहुत सारे बच्चे, जैसे कि हम भी थे, तो हम अपने समय में बहुत साफ सफाई में हेल्प करते थे पेरेंट्स की, है ना। तो उस समय क्या होता था कि जैसे दिवाली वाली या कोई खास मौका होता था तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार जब घर की सफाई करते थे तो डिटर्जेंट से करते हैं, मतलब पूरा उसको पानी से धोते हैं, डिटर्जेंट से साफ करते हैं, फर्श वगैरह सब पूरे अच्छे से धोते हैं। तो हम उस समय खेला भी करते थे अपने घरों में। क्या होता है कि मान लीजिए कि ये फर्श है, फर्श पे आपने क्या कर दिया बच्चों, घर पर पानी फैला दिया, डिटर्जेंट फैला दिया, उसको साफ करना है, धोना है। तो कभी कभी जब बहुत छोटे थे तो इस तरीके से खेल भी खेलते थे। हम क्या करते थे कि यहाँ पर बच्चों लेट जाते थे और पैर से वॉल को धक्का मारते थे, तो वॉल से उल्टा धक्का अपन को मिलता था फोर्स, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप पीछे की तरफ खिसक जाते थे, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है, नीचे डिटर्जेंट का पानी है, सोप का पानी है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं मिलता था। तो जितना फोर्स आप दीवार पे लगाते थे उतना फोर्स आपको मिल जाता था, तो आप बहुत स्मूथली उसमें खिसकते थे। तो ऐसे बच्चे खेला करते हैं जब साफ सफाई किया करते हैं। अब आप लोगों का नहीं पता आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं,
लेकिन ये प्रूफ है इस बात का। या फिर एक ऐसा कर सकते हो आप, किसी की जगह मान लीजिए कि आपने अगर स्केटिंग की है, स्केट बोर्ड्स हैं आपके पास, तो आप खड़े हो जाए स्केट बोर्ड्स पर, उसमें व्हील लगे रहते हैं नीचे, और आप दीवार को धक्का दो, फोर्स लगाओ, तो उल्टा फोर्स दीवार से आपको लगेगा पीछे की तरफ, तो आप पीछे की तरफ मूव कर जाओगे, मूव कर जाओगे, क्योंकि आप व्हील्स पे हो, स्केट पे हो, तो आप पीछे मूव कर जाओगे, है ना। तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का हमें आइडिया दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा कि एक, जब किसी को या फिर टीवी वगैरह में कभी देखा हो, तो कोई आदमी अगर गन चलाता है बच्चों, गन, तो गन से ऐसे बुलेट बाहर निकलती है, बुलेट, तो ये बुलेट आगे की तरफ जाती है, मतलब गन ने इस पे फोर्स आगे की तरफ लगाया, तभी तो बुलेट आगे गई। तो बुलेट भी इस गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तो ये गन जो है ये पीछे की तरफ झटका देती है, झटका देती है। कभी किसी मिलिट्री मैन से या कोई आपके पुलिस में जान पहचान के उनसे पूछना आप, तो उनको वो बताएंगे। इसलिए जो बड़ी गन्स होती हैं उनमें और ज्यादा झटका लगता है, तो वो कंधे पे रख के लगाई जाती है। अगर आपने कभी फिल्में देखी हो वॉर वाली, वहां पे वॉर हो रहा हो, तो ये कंधे के पीछे इसको अटैच करके लगाया जाता था। अब उसका कारण बाद में मैं बताऊंगा आपको कि क्या है, लेकिन अभी ये समझें कि जितना फोर्स बुलेट पे लग रहा है उतना ही फोर्स बंदूक पे भी लगता है, तो बंदूक पीछे की तरफ झटका लेती है। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इस बात को प्रूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी गन की कुछ पीछे की तरफ आती है, इसको अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और इसको हम निकालेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, रिकॉइल वेलोसिटी, है ना बच्चों। तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे पानी की सरफेस है, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि खाली, अगर इसमें नाव है एक, पानी का सरफेस और यहाँ ग्राउंड है बच्चों इस तरीके से, तो आप कभी इस नाव से ऐसे कूदे आगे की तरफ, तो आप क्या करोगे, आगे की तरफ कूदने के लिए आप नाव पे पीछे धक्का मारोगे, पैर से पीछे की तरफ धक्का मारोगे, तो नाव ऐसे फ्लोट करेगी, तभी तो आप आगे की तरफ कूद पाते हो। तो नाव आपको आगे की तरफ धक्का देती है, इसलिए आप जंप कर जाओगे। अगर इस तरीके से जैसे फ्रिक्शन ना हो, तो फिर आप आगे कूद ही नहीं पाओगे, कभी गिर जाओगे स्मूथ प्लेन में। जैसे कि ये निर्मय वाला जो पानी है, अगर कभी आप डिटर्जेंट वाले पानी में कूदने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, स्लिप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो आप पीछे फोर्स नहीं लगा पाओगे, जिसके कारण आपको आगे फोर्स मिले, इसलिए आप वहां पे फिसल जाएंगे जैसे ही पीछे फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। विदाउट फ्रिक्शन तो आप चल भी नहीं सकते हो, वो भी नहीं हो सकता, है ना, और आप गिर जाएंगे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताता है कि इक्वल, जब भी हम किसी पर फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमें देता है। तो जो हम फोर्स लगाते हैं, जो एक बॉडी फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी पर, उसको एक्शन बोलते हैं। और दूसरी बॉडी जो फोर्स लगाती है किस पर बच्चों, पहली बॉडी पे, उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो जब आप फोर्स लगाते हो किसी पर, तो आपको उल्टा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसी समय पे मिलता है। जैसे कि अगर मैं और बात करूं तो स्पेस की बात करें बच्चों, तो आपने कोई स्पेस वाली फिल्म देखी हो, तो वहां पर जिस आदमी है जो स्पेस सूट पहनकर मूव कर रहे हैं, तो अगर वो आदमी अकेला है तो कभी भी वो किसी चीज पे फोर्स नहीं लगा सकता, तो मूव ही नहीं कर पाएगा स्पेस पे। तो आपने देखा होगा कभी कोई स्पेस वाली फिल्म देखी होगी कि उनके पास या तो एक ऐसे वो रहता है, क्या बोलते हैं, एक मतलब बच्चों सिलेंडर रहता है जिसमें गैस फ्लो करती है, तो गैस को रिलीज कर देते हैं इधर। तो गैस जब इधर रिलीज करती है तो गैस के तरफ ये सिलेंडर आगे धक्का देता है, तो सिलेंडर को पीछे धक्का मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये मैन पीछे की तरफ मूव करता है, या जिस भी डायरेक्शन में उसको मूव करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो गैस के सिलेंडर को खोल देगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप जब स्पेस में है तो आप किसी डायरेक्शन में, उसके पास कोई पार्टिकल होगा बच्चों, तो वो अगर ऐसे फेंकेगा, एक बॉल को मान लीजिए कि उसने ऐसे फेंक दिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो आदमी जो है वो मूव करेगा, क्योंकि बॉल के ऊपर उसने आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो उसके खुद पे किधर फोर्स लगा बच्चों, पीछे की तरफ, तो वो पीछे मूव कर गया, है ना। यानी कि ये बात हमें बताता है कि फोर्स का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली बात तो कोई दो बॉडी जरूर होनी चाहिए फोर्स लगाने के लिए, एक लगाने वाला और एक जिसपे लगता है वो। और जब भी फोर्स किसी पे लगाया जाता है तो वो दूसरा बॉडी पहली बॉडी पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, है ना बच्चों।
ये फोर्स का नेचर है, आइडियोलॉजी है। आपको मेरे ख्याल से समझ में बात आ रही होगी, तो इस बात का आपको ध्यान देना है ना। तो ये आपका कौन सा लॉ हो गया बच्चों? न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो अगर ये बॉडी ए जो है वो फोर्स लगा रही बी पर, मतलब दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ए ने बी पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो इस पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, तो ये दोनों फोर्सेस जो एक्शन रिएक्शन है इनको बोला जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर याद रखेंगे ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ में जो फोर्स लगते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स में लगते हैं। अगर कोई बॉडी एक्शन करेगा तो उसको रिएक्शन मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एफ बी ए का मतलब ये है बच्चों, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, याद रखेंगे। और एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे जब इक्वल एंड अपोजिट है तो इनमें रिलेशन ऐसा है कि अगर एफ ए बी की बात करें तो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। क्यों बच्चों? डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन यहाँ पे लगाया जाता है। तो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो आई होप आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है। अब इसमें कई बार एक सवाल पूछा जाता है और इस सवाल आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये कहा गया कि भाई जब एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसल आउट क्यों नहीं करते एक दूसरे को? देखो कैंसल आउट नहीं करते, इसका एग्जांपल तो ये है कि जब आप किसी बॉल को किक करोगे तो वो उड़ जाती है, वो मूव कर गई। अगर मूव कर गई इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो इनको कैंसल आउट कर देना चाहिए। और कैंसल आउट करके क्या कर लेना चाहिए बच्चों? नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, तो फिर बॉल को मूव नहीं करना चाहिए था अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। लेकिन बॉल मूव करती है, तो इसका क्या कारण है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने के बाद, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने के बावजूद भी ये आपस में कैंसल आउट नहीं करते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर कैंसल आउट ईच अदर, वो तो बैलेंस फोर्सेस है ना, बैलेंस कर देते हैं, नेट फोर्स जीरो कर देते हैं। तो बच्चों इसका लॉजिक ये है कि जो आप नेट फोर्स जीरो बोल रहे हैं वो असलियत में एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस में होता है। जैसे ये पेन है बच्चों, है ना, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं ये दो उंगली से, इस उंगली से इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं राइट की साइड, और ये राइट वाली उंगली से मैं लेफ्ट की साइड फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं एक ही बॉडी पे अगर दोनों फोर्स लगाऊं, लेफ्ट वाली से राइट की साइड और राइट वाली से लेफ्ट की साइड, तो ये पेन मूव नहीं करेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, वो कैंसल आउट ईच अदर कर रहा है। लेकिन ये कहां बोला गया है कि अगर दो डिफरेंट बॉडीज हो, अब मैं इस पेन पर लेफ्ट की साइड फोर्स लगा रहा हूं, राइट वाली उंगली से लेफ्ट की साइड फोर्स लगा रहा हूं, और इसमें लेफ्ट वाली उंगली से राइट की साइड फोर्स लगा रहा हूं, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन ये बॉडी तो मूव कर रही है, ये कहां कैंसिल आउट कर रही है? तो ये क्यों नहीं कैंसिल आउट कर रहा है? ये इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर रहा है क्योंकि मैं दो जो फोर्स लगा रहा हूं वो भले ही इक्वल एंड अपोजिट है, बट वो मैं अलग अलग बॉडीज पे लगा रहा हूं ना। एक बॉडी पे तो नेट फोर्स एक ही है ना बच्चों, तो वो तो मूव करेगा ही। वैसे ही यहां पर है, इक्वल एंड अपोजिट से वो कैंसिल आउट नहीं होता है, वो सेम बॉडी पे भी तो लगना चाहिए तभी तो कैंसिल आउट करेगा। यहां पे जब देखो आपने अपने हाथ से दीवार को मारा था तो दीवार पे फोर्स लगा और उसका अपोजिट रिएक्शन आपके हाथ में लगा, तो ये तो दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, सिंगल बॉडी पे कहां लगा? तो जब दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट भले ही हो, तो वो कैंसिल आउट थोड़ी ना करेंगे। वैसे जब आपने पैर से फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल ने आपके पैर पे फोर्स लगाया, फुटबॉल पे तो एक ही फोर्स लगाया ना जो आपने किक किया था, और आपके पैर पे भी एक ही फोर्स लगाया जो फुटबॉल में लगाया। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर जो है। इसलिए मैंने कहा पहले ही कि फोर्स लगाते समय दो बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, नहीं तो फोर्स लगेगा ही नहीं। तो दो दो बॉडीज होती हैं, उनमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, और वो दो डिफरेंट बॉडीज में लगते हैं, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं करते हैं। इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट नहीं करता है एक दूसरे को, क्योंकि वो सेम बॉडी पे नहीं लगता है, ये कारण है। इसलिए वो फुटबॉल मूव करती हुई नजर आती है, बुलेट से गन निकलती हुई नजर आती है, आप कूदते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देते हैं। तो आई होप कभी भी आपके माइंड में अब ये डाउट आए कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट क्यों नहीं करते हैं, तो उसका कारण आपको पता है कि कैंसिल आउट करने के लिए वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेम बॉडी पे लगना चाहिए ना भाई, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे।
अगर वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे तो फिर क्यों कैंसिल आउट करेंगे, कोई लॉजिक ही नहीं कैंसिल आउट करने का, क्योंकि एक बॉडी पे तो एक ही फोर्स लगा है ना, उस पे थोड़ी ना दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगे हैं, है ना बच्चों। तो ये भी लिख लेंगे आप यहाँ पर कि पहली बात तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड वाइज। अगर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आप पे 5 न्यूटन का ही लगेगा। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो अगर आपने राइट में लगाया है तो आप पे लेफ्ट पे लगेगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बता रहा था कि दीज फोर्सेस, या फिर आप यहां पे लिख लो फिर से, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर डू नॉट कैंसल आउट, डू नॉट कैंसल आउट each other, cancel out each other because they are acting on two different bodies, on two different। तो बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट, एक्शन रिएक्शन पेयर डज नॉट, डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर। क्यों नहीं कैंसल आउट कर सकते, क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तब कैंसल आउट करते हैं जब वो सिंगल बॉडी पे लगते हैं ना। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए, तो आई होप आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियरली समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला कि मान लीजिए ये बॉडी है, ये बी बॉडी है, इसका मास ma है और इसका मास mb है। मान लीजिए ए बी पे फोर्स लगाता है, तो दिस इज एफ बी ए, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो अगर एक्शन किया गया तो रिएक्शन भी लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना बच्चों। तो अगर आपने ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इनका रिलेशन हम जानते हैं बच्चों कि दिस इज एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, है ना। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बट नेगेटिव साइन मींस डायरेक्शन इज अपोजिट। अब मान लो बच्चों बी पे फोर्स लगने के कारण जो बी पे एक्सेलरेशन आया है वो ए बी आया है, और ए पे जो एक्सेलरेशन आया है, ए पे फोर्स लगने के कारण वो ए आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, अब सेकंड लॉ लगाओ आप। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी ए, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ना, तो मास ऑफ बॉडी ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए और इक्वल्स टू माइनस ऑफ मास ऑफ बॉडी बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी। ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बच्चों इस तरीके से कि ये जो अगर एक्सेलरेशन का रेशियो लो तो ए अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी अपॉन एम ए। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन अगर हम हटा देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो को नेगेटिव में नहीं लिखते हैं। तो अगर नेगेटिव साइन यहाँ से हटा दें क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन एम ए। यानी कि सोचो यहां से ये समझ में आ रहा है, ये देखो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसमें मास नीचे है, और इसमें एक्सेलरेशन नीचे है तो इसमें मास ऊपर है, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल चल रहा है। यानी कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ना, ऐसा हम लिख सकते हैं भाई। यानी कि जब एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है उस बॉडी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, और जिस बॉडी का मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
तो हम यहां पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर लिखता है तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, है ना बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हैवियर, हैवियर मास experience less acceleration, less acceleration, while smaller mass experiences more acceleration। तो आई होप बच्चों आपको ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो बॉडीज एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाते हैं तो उन दोनों बॉडीज का जो मोशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका मास क्या है। जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और जिसका मास बहुत कम है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो आई होप आपको ये रिजल्ट भी, कंक्लूजन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करने आने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसको आसानी से करना भी सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे बोला गया है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया कि ये ग्राउंड है बच्चों, ऐसे, है ना। ग्राउंड पे मान लीजिए कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और ये दूसरा ब्लॉक है ना। कोई मान लो आप ये ए ब्लॉक है तो ये बी ब्लॉक है, ऐसा मान लेते हैं। और आपने, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है ना, ये दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, मतलब ऐसे चिपके हुए नहीं, एक साथ रखे हुए हैं, ऐसा मान लो आप। अब मान लीजिए कि मैं ए ब्लॉक पर फोर्स लगाता हूं, और ए ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन का। अच्छा, ए ब्लॉक का जो मास है लेट सपोज 5 kg है, और बी ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है। अच्छा, अब आप खुद सोचें कि जब आप पीछे वाले ब्लॉक को धक्का देंगे 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के फोर्स से, तो ऑब्वियस सी बात है 2 kg वाला भी अपने आप मूव करेगा आगे की तरफ। अच्छा, 2 kg वाला अगर मूव कर रहा है बच्चों, तो 2 kg वाले के ऊपर देखो, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 5 kg पर, कोई व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, लेकिन 5 kg फिर 2 kg पे फोर्स लगा रहा है। 2 kg पे फोर्स लगाने वाला कौन हुआ? 5 kg। अब 5 kg जो 2 kg पे फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से 2 kg भी मूव कर रहा है। तो ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये बात तो हमें समझ में आती है। दोनों का जो मोशन है वो साथ साथ होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से यहाँ पर कैसे हैं बच्चे, कनेक्टेड है ना। मतलब इसको लगा रहे हैं तो ये अपने आप, आगे वाला ब्लॉक जो है वो अपने आप मूव करेगा, ये तो हमें समझ में आता है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू 5 kg ब्लॉक। तो 5 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि 100 न्यूटन का फोर्स 5 kg पे लग रहा है, तो वही 100 न्यूटन का फोर्स 2 kg पे लगता है। ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो 5 kg पे लग रहा है, लेकिन फिर इस फोर्स को ट्रांसफर होने में कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे बच्चों कम हो जाता है ना, याद रखना इस बात को। यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा। पहला मिसकंसेप्शन, बच्चे सोचते हैं 100 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा दोनों पे, गलत बात।
5 केजी पे तो 100 न्यूटन का लगेगा, लेकिन 2 केजी पे कुछ और फोर्स लग रहा है जो 5 केजी इस पे लगा रहा है। अब वो कितना है वो हमें निकालना है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं अगर इसका सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कि हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो, मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं, तो ये 5 केजी वाला ब्लॉक है और ये 2 केजी वाला ब्लॉक है ना बच्चों। तो लेट सपोज ये तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो 5 केजी वाला ब्लॉक है। अब ये 5 केजी वाला इस 2 केजी पर कुछ फोर्स लगाएगा। लेट सपोज 5 केजी वाले ने 2 केजी वाले के ऊपर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया उसको हम एन मान लेते हैं, एन कोई वेरिएबल हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि 5 केजी ने 2 केजी पर एक्शन किया, ये फोर्स लगाकर, एन नामक फोर्स लगाकर। तो वापस 2 केजी 5 केजी को रिएक्शन भी देगा, तो इस पे भी 2 केजी कितना फोर्स लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम एन बोलेंगे। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये जो एन एन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स 5 केजी वाले ने 2 केजी पे लगाया एन, तो 2 केजी वाले ने भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिया एन। ये क्या है बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर। इस बात को समझें। लेकिन क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो एक बात तय है कि ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन ए है। ये बात तो हमें समझ में आता है, लॉजिकल है। भाई दो पीछे वाले को धक्का दे रहे हो तो 2 केजी भी तो 5 केजी के साथ साथ ही चलेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन जो आएगा वो तो सेम आएगा। अब अगर हम इंडिविजुअल देखें, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं, इंडिविजुअल ब्लॉक्स देखें, तो यहाँ पे बच्चों आप 5 केजी का ब्लॉक बनाओ अलग से। तो देखो ये 5 केजी का जब ब्लॉक बना रहे हो तो इस 5 केजी पे दो फोर्स लग रहा है। एक इधर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और एक इधर से फोर्स लग रहा है दैट इज एन 5 केजी पे, 5 केजी। और इसका एक्सेलरेशन जो है 5 केजी का वो हम ए माना है हमने, एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा ना, तो ए हमने निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें सेकंड लॉ लगाएं, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं है, नेट फोर्स है। तो हमें इन दोनों फोर्सेस का नेट निकालना पड़ेगा। तो 100 न्यूटन इधर लग रहा है, एन इधर लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो हम बोलेंगे राइट वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा। नेट फोर्स राइट की तरफ होना चाहिए ना, तभी तो वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो राइट वाला फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट वाला फोर्स कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हो जाएगा 100 माइनस एन, ये आपको पता है ना, इक्वेशन बनाना आपको आता है। तो नेट फोर्स हो गया 100 माइनस एन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन वाला नेगेटिव। और एम, एम क्या है बच्चों 5 केजी, और ए हमें पता नहीं है तो ए हम यहां रख देते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है बच्चों, अब दो वेरिएबल सॉल्व करनी पड़ती हैं तो दो इक्वेशन हमें चाहिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ऐसा ही काम हम 2 केजी वाले ब्लॉक के लिए करते हैं। तो 2 केजी वाले ब्लॉक पर तो राइट की तरफ ही लग रहा है फोर्स एन। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ ए ही है, तो यहां से हम बोल सकते हैं एन इज इक्वल्स टू 2a। तो देखो बच्चों एन की वैल्यू आ गई 2a, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 2 केजी, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से एन की वैल्यू उठा के यहां पुट करो आप, एन की वैल्यू उठा के आप यहां पुट कर दो 2a की। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 100 माइनस एन की जगह 2a इज इक्वल्स टू 5a। तो 2a उधर चला जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 7a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई आपका, तो ये हो जाएगा 100 बाई 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन क्या दोनों में फोर्स बराबर, दोनों का फोर्स बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन क्या ये 100 न्यूटन है, नहीं बच्चों। ये अब यहां से निकलेगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये ए की वैल्यू आप इसमें पुट करो, तो ये एन है ना, जो फोर्स 2 केजी पर कौन लगा रहा है 5 केजी, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ए की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप पुट करो, तो ये हो जाएगा 100 बाई 7। तो दिस विल बिकम 200 बाई 7 न्यूटन। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये
200/7 करोगे तो 7 से काट दो तो 7 2 जा 14। फिर यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों 660 है ना। तो 7 7 जा नहीं 7 कितने कितने टाइम्स चला जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 6 बचेगा 60 बचेगा 7 8 जा है ना बच्चों। फिर उसके बाद पॉइंट बचेगा और फिर अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 5। फिर और भी वैल्यूज आएंगी लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इतने ही लिख लेते हैं। तो देखो जो आपका फोर्स है, जो फोर्स 2 kg पर किसने लगाया है 5 kg वाले में, देखो बच्चों वो 100 न्यूटन नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये 100 न्यूटन नहीं समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है लेकिन दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग अलग है। दोनों पे लगने वाला फोर्स बच्चों अलग अलग है क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है दोनों का सेम। तो ये कनेक्टेड बॉडीज वाले क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही मान लेते हैं कि 5 kg पे भी 100 है तो 2 kg पे भी 100 लगेगा, जो कि गलत बात है ना। ऐसा हमें सोचना नहीं है क्योंकि ये सब कनेक्टेड है तो इनका एक्सेलरेशन सेम होता है। क्योंकि मास अलग अलग है, एक्सेलरेशन सेम है, मास अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों फोर्स भी अलग अलग होगा। मास अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग होगा, तभी तो एक्सेलरेशन सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो बच्चों एक मेथड तो ये है इसको सॉल्व करने का, है ना। लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताता हूं इसको सॉल्व करने का, जो कि बड़ा ही आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, और बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम का, है ना। तो यहाँ पे अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम आपको बताने वाला हूं। क्या है कि हम किसी भी बॉडी को अपने अनुसार उसको सिस्टम में तब्दील कर सकते हैं, मतलब उसको एक ही बॉडी मान सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम का। लेकिन याद रखेंगे कि सिस्टम आप उस बॉडी को मान सकते हो, मतलब सिस्टम में वो सारी बॉडीज इंक्लूड कर सकते हो जिन सभी का एक्सेलरेशन सेम हो, है ना। एक्सेलरेशन सेम हो, वेलोसिटी या सेम हो, तो उसको आप सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। कि क्योंकि इन दोनों मासेस का बच्चों 5 kg और 2 kg वाले का, हमने जैसे कि बताया कि अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल कोई लगा रहा है, तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से, तो आप ऐसा कर लो ना भाई कि इसको सिस्टम मान लो पूरे को, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। इस पूरे को बच्चों सिस्टम मान लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। अब जब आपने इस पूरे को सिस्टम मान लिया है 5 kg और 2 kg वाले का, तो फिर जब आप एफ नेट लगोगे तो उसमें एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये 5 kg वाला एन फोर्स इस पर ऐसे लगा रहा होगा और 2 kg वाला एन फोर्स इस पर ऐसे लगा रहा होगा। तो क्योंकि हमने इन दोनों को सिस्टम मान लिया है, तो ऐसा समझो कि इसको सेम बॉडी मान ली है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो अगर हम सिर्फ 2 kg लेंगे और 5 kg लेंगे तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज हो गई, तब ये कैंसिल आउट नहीं कर रही है। लेकिन मैं एक ही बॉडी मान लूं दोनों को, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे ना बच्चों। अब जो एन है, क्योंकि मैंने इसको पूरा सिस्टम मान लिया, तो ये आपस में जो है वो कैसे फोर्सेस हैं, आपस में लग रहे हैं, और पूरे को सिस्टम माना है तो खुद में लग रहे हैं, सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं। तो हम इनको बोलेंगे कि ये इंटरनल फोर्स हो गए। अगर हमने दोनों को सिस्टम मान लिया तो इंटरनल फोर्स हो गए। अब बच्चों एक बात याद रखेंगे कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इनका एफ नेट में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। यानी कि जो आप F इक्वल्स टू एम ए लगाते हो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करते हैं, इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि देखो इस पूरे को सिस्टम मान लिया तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि पहले इसको हम एक अलग बॉडी मान रहे थे, इसको अलग बॉडी मान रहे थे। अब दोनों को कंबाइन करके इनको पूरा एक ही बॉडी मान लिया, और एक ही सिस्टम के अंदर आपस में दो बॉडीज आपस में फोर्स लगा सकती हैं, बट F इक्वल्स टू एम में वो नहीं आता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स आता है बच्चों, याद रखेंगे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। और अगर हमने इन दोनों को सिस्टम मान लिया क्योंकि दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं तो इस सिस्टम का बच्चों
जो मास है टोटल, अब वो कितना हो जाएगा सिस्टम का मास 7 केजी। अब तो ये एक बॉडी जैसा है ना, अब तो ये ऐसा है कि भाई इंटरनल फोर्स कंसीडर करना नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो अब ये इस टाइप का हो गया कि ये पूरा सिस्टम 7 केजी का हो गया और एक्सटर्नल कितना फोर्स लग रहा है बच्चों 100 न्यूटन, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एफ इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास। एक्सटर्नल फोर्स है 100 न्यूटन का और मास है बच्चों आपका कितने का 7 केजी का। तो देखो ये डायरेक्ट, देखिए आपके सामने आंसर डायरेक्ट कितनी आसानी से निकल आया एक्सेलरेशन। हमें कोई दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो एन तो वैसे ही निकाल लोगे। अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने दोनों को सिस्टम मान लिया। अब कुछ क्योंकि मुझे एन को निकालना है तो मुझे एन फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है उस बॉडी को सिस्टम मानना पड़ेगा। अब मैं अपना सिस्टम चेंज कर दूंगा ताकि मैं एन की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना है तो उसमें मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो इसको मुझे एन को जो है बच्चों वो एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा, है ना, ये 100 न्यूटन। तो एन को एक्सटर्नल फोर्स बनाने के लिए मैं ये जो 2 केजी वाला ब्लॉक है बच्चों, केवल उसको सिस्टम ले लूंगा। देखो जैसे ही मैंने केवल 2 केजी वाले ब्लॉक को सिस्टम लिया, वैसे ही एन जो है वो अब एक्सटर्नल फोर्स हो गया, क्योंकि इस सिस्टम में 5 केजी नहीं है और ये एन 5 केजी वाला फोर्स लगा रहा है। जब दोनों को कंबाइन किया था तो वो फिर इंटरनल फोर्सेस हो गए थे। तो सिस्टम में चूज कर सकता हूं अपने अनुसार, यानी आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से आप सिस्टम चूज करें और अपना आंसर निकालें, है ना। तो जैसे मैं केवल 2 केजी ब्लॉक को करता हूं तो यहाँ पे 2 केजी ब्लॉक का देखें बच्चों, तो इस पे केवल यहाँ पे एन लग रहा है और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आपने निकाल दी है। तो देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा एन, उसको लिखेंगे एम इंटू ए। एम कितना है बच्चों 2 और ए की वैल्यू हो गई 100/7। देखो आंसर आ गया आपका 200/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको लेके ही एन निकाल सकते हो, क्या है एन एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब 2 केजी 5 केजी वाले पे भी तो एन लगा रहा है, 5 केजी वाले पे भी तो एन लगा रहा है। तो केवल आप सिस्टम ले लो अब 5 केजी वाले को, केवल सिस्टम ले लो 5 केजी वाले को, तो भी एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने केवल सिस्टम लिया है 5 केजी वाले को, मैंने एक्सेलरेशन तो निकाल ही लिया है। तो इसमें एन ऐसे लग रहा है पीछे की तरफ और ये 100 एक्सटर्नल है वो भी ऐसे लग रहा है। अब इसमें एक्सेलरेशन तो बच्चों ए ही है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, मतलब 5a। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 100/7 और n की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको क्या करो 100 को उधर ले जाओ, मतलब n को इधर ले आओ इसको इधर ले आओ। तो देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 500/7 और n इधर आ गया। देखो इसको सॉल्व करो तो 700 माइनस 500, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 200/7। 200 देखो सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन सेम आंसर है बच्चों। देखो सेम आंसर है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, फोर्स निकालना है, न्यूटन है न्यूटन। चाहे आप 5 केजी को केवल ले लो, मतलब कुल मिला के आपको एन को एक्सटर्नल बनाना था तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लग जाएगा। और जब हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि पूरे को सिस्टम मान लेंगे, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो सिंपली एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई मास कर देंगे। तो इससे क्या है आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी नहीं पड़ती। ये तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लेकिन आप इसको यूज करते इसमें कैलकुलेशन आसान थी, वो आपको जब सवाल की प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम समझ में आया होगा, सिस्टम कैसे लेना चाहिए और कैसे सिस्टम लेकर सवाल करना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होगी, है ना बच्चों। बच्चों इसमें थोड़ी सी समस्या इनिशियली जाती है, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको 2-4 सवाल इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो आपको ये चीजें फिर थोड़ी सही लगने लगेंगी, है ना, समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है, नया कॉन्सेप्ट है जो आप सीख रहे हैं। अब देखो इसमें ये 2 ब्लॉक्स लिए थे मैंने अभी, है ना। एक काम करते हैं 2 की जगह 3 ब्लॉक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो मान लीजिए एक ब्लॉक आपका ये है, एक ब्लॉक आपका ये है और ये एक ब्लॉक आपका ये है। 3 ब्लॉक ले लेते हैं। ये वाला ब्लॉक मान लीजिए 2 केजी का है, ये वाला ब्लॉक भी 2 केजी का है, ये वाला ब्लॉक भी 1 केजी का, ऐसा ले लेते हैं। और बाहर से एक्सटर्नली 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये वाला ब्लॉक का बोल दें हम तो ए, ये बोल दें बी, ये बोल दें सी। तो इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाइंड
द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन तो तीनों का सेम होगा, तीनों क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज हैं, है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। दूसरा, फाइंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो बी बॉडी पर आपको फोर्स निकालना है ए बॉडी के कारण। और तीसरा, फाइंड फोर्स ऑन सी बॉडी ड्यू टू बी। तो सी पर बी के कारण फोर्स निकालना है ना। तो अब देखो अब क्या होगा, फिर से वही बात, आपको ये नहीं सोचना है कि 100 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, वो गड़बड़ हो गया, फिर वो गड़बड़ कर दोगे आप, है ना। सब में 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लग रहा है, सबका एक्सेलरेशन सेम है, अगर मास अलग अलग है तो फिर फोर्स सेम नहीं हो सकता भाई, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कितना क्या 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 फोर्स होगा क्या नहीं होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो चलिए लेट्स चेक, हम निकालते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि बच्चों देख लें कि कौन सी बॉडी किस पे फोर्स लगा रही है ना, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए ये है, यहाँ पे सब बना, पहले मैं आपको जनरल मेथड से बताऊंगा, है ना, फिर सिस्टम वाली मेथड से बताऊंगा। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सिस्टम वाली मेथड जो है वो सवालों को कितना आसान कर देती है ना। तो ये आपका 1 kg, ये आपका 2 kg, ये आपका 2 kg, है ना बच्चों। और ये फोर्स तो लग ही रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो है 100 न्यूटन का, है ना। सिस्टम वाला टेक्निक में आपको ऑल्टरनेटिव मेथड दूसरे बताऊंगा। और अब आपको यहाँ पे अंतर समझ में आएगा कि सिस्टम वाला जो टेक्निक है वो कितना आसान होता है चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको इसमें दूसरी चीज बता रहा हूँ, पहले अपन नॉर्मल मेथड से करते हैं ना, ताकि आपको ये एहसास हो, अंतर हो कि जब हम सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ 100 न्यूटन लगाया तो ये 2 kg इस 2 kg पे फोर्स लगाएगा। मान लो इसने ये इस 2 kg ने ए ने बी पर जो फोर्स लगाया वो N1 लगाया, N1 बोल दे रहे हैं क्योंकि 2 kg 1 kg पे भी लगाएगा ना, तो उसका नाम भी रखना पड़ेगा। और फिर अगर 2 kg ने ए वाले ब्लॉक ने बी वाले ब्लॉक पर एक्शन किया है तो बी वाला ब्लॉक ए वाले को रिएक्शन देगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर N1 होगा। तो ये N1 N1 वाले एक एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए ए और बी बॉडी के बीच में। फिर जो आपका ये है बच्चों 2 kg वाला 1 kg, मतलब बी वाला सी पर भी एक नॉर्मल यहाँ पर फोर्स लगाएगा, वो दूसरा फोर्स हो गया, उसको हम N2 बोल देते हैं। N1 वाला तो ए से बी पर था, बी से सी पर जो है वो हम N2 बोल देते हैं। और इसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, क्योंकि 2 kg ने 1 kg पर एक्शन किया है तो इसको रिएक्शन मिलेगा N2, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो बच्चों ये हमने फोर्सेस ड्रॉ कर ली। और आपको ये पता है कि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो तीनों का एक्सेलरेशन जो है वो तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। अब हम ए वाले ब्लॉक पे देखते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, नॉर्मल मेथड है। हम यहाँ पे सबसे पहले 2 kg वाले ब्लॉक को पकड़ लेते हैं जो आपका ए ब्लॉक हमने माना है। तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स कितने लग रहा है बच्चों, 100 न्यूटन का। और एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है कितने का, N1 का। और एक्सेलरेशन जो है वो राइट की तरफ है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लगेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 kg को कंसीडर किया है, तो बाकी सारे फोर्सेस इसके लिए एक्सटर्नल हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू ma लिखना है, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे बच्चों, 100 माइनस N1। तो हम लिखेंगे 100 माइनस N1 इज इक्वल टू ma। तो m ये है 2 kg और एक्सेलरेशन हमने a माना है। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर दूसरी स्थिति में अब ये बी वाले ब्लॉक को देखो, इसका भी मास 2 kg है और ये बी वाला ब्लॉक है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, राइट की तरफ देखो बच्चों N1 लग रहा है, और लेफ्ट की तरफ देखो बच्चों N2 लग रहा है। बट इसका एक्सेलरेशन तो राइट की तरफ है, तो N1 वाला बड़ा होगा, N2 वाला छोटा होगा। तो इसको लिख लो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू ma। तो ये हो जाएगा 2a। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर एक और इक्वेशन बनेगी भाई, देखिए इस वाले को लेंगे अगर हम 1 kg वाले को, मतलब सी ब्लॉक को। तो 1 kg वाला सी ब्लॉक हमने लिया, इसका एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, दैट इज N2। तो इसको तो नेट फोर्स N2 एक ही फोर्स लग रहा है, इसलिए माइनस करने की जरूरत है नहीं। और ma, तो N2 इज इक्वल टू a।
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। m तो 1 है ना बच्चों, 1 kg है, तो 1 इंटू ए वो a के बराबर हो गया, तो n2 जो है वो a के बराबर हो जाएगा। देखो ये आ गया, चीजें आ गई। अब यहां से हमें निकालना है तो हम निकाल लेते हैं भाई। एक काम करो, n2 की वैल्यू आप ये यहाँ पुट कर दो, तो n2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, n1 n2 है, तो सॉल्वेबल है। तो यहाँ पे n1 हो जाएगा, n2 की वैल्यू अगर आप a पुट कर दोगे और इधर ले जाओगे तो प्लस से हो जाएगा, तो n1 आ जाएगा 3a। अब ये n1 की वैल्यू 3a आप यहाँ पुट करो बच्चों, तो देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 3a, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100/5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आ गया एक्सेलरेशन, भाई आ गया एक्सेलरेशन, तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी तभी एक्सेलरेशन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, तो बच्चों n1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो आप, तो n1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू ए मतलब 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। तो देखो ये 100 न्यूटन नहीं है, ये 60 न्यूटन है, मतलब जो ए वाला ब्लॉक है बी पर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, 60 न्यूटन। और जो बी वाला सी पे लगा रहा है n2, वो कितना हो जाएगा, वो ए के बराबर है, तो वो हो गया आपका 20 न्यूटन बच्चों, 20 न्यूटन। देखो तीनों आंसर आ गए। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तीनों आ गए देखो, लेकिन हमें तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी है ना बच्चों। अब यही काम अगर हम सिस्टम से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड लें, हम ऑल्टरनेटिव मेथड लें, ऑल्टरनेटिव मेथड, तो ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे हम कि सबसे पहले तो इन सभी को सिस्टम मान लो बच्चों आप, क्योंकि सभी का एक्सेलरेशन सेम है। तो ये 2 kg, फिर ये 2 kg, फिर ये 1 kg, और बाहर से फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो आप क्या करो, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, तो इस पूरे को सिस्टम मान लो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ए एक्सेलरेशन से। तो अगर ये पूरे को सिस्टम मान लिया, तो जो 2 kg ए बी पे फोर्स लगाएगा, बी सी पे लगाएगा, वो सब इंटरनल हो जाएंगे, ये n1 n2 सब इंटरनल हो गए, तो इनको कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ बचा एक्सटर्नल फोर्स 100। तो F इज इक्वल टू एम ए लगाओ, तो A इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाई मास। मास किसका बच्चों, सिस्टम का मास। तो अगर मैंने इस तीनों को सिस्टम मान लिया है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा कितना, 2 kg 2 kg 1 kg 5 kg, और एक्सटर्नल फोर्स है 100 न्यूटन, तो 100/5। देखो डायरेक्ट, हमें कोई तीन तीन इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम के कॉन्सेप्ट से कितनी आसानी से ये आंसर निकल आया। अब आपको क्या चाहिए कि बी सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो अब केवल आप 1 kg को लो। तो आपको पता है ऊपर के डायग्राम से कि 1 kg पर जो है वो n2 फोर्स लग रहा है, केवल n2 फोर्स, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल चुकी है a, दैट इज 20। तो कोई दिक्कत नहीं, अब F नेट इज इक्वल, क्योंकि अब n2 एक्सटर्नल बन चुका है, क्योंकि सिर्फ मैंने सिस्टम किसको कंसिडर किया है भाई, आपका 1 kg वाले को बच्चों, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, n2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, F नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma, तो 1 इंटू ए, तो ये a के बराबर है, दैट इज 20 न्यूटन। देखो डायरेक्ट आंसर, हमें कोई तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आता है बच्चों। वैसे अगर 2 kg का निकालना है, तो 2 kg पे निकालना है, a के कारण b पे निकालना है, तो इस वाले को ले लो, सिर्फ 2 kg को सिस्टम मान लो, तो 2 kg पे दो फोर्स लग रहा है, एक n1 जो a लगा रहा है, और जो c लगा रहा है वो n2। तो यहाँ पे अगर हम 2 kg बनाए, जो ब्लॉक आपका b है बच्चों, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा लग रहा है, n1, सॉरी ये n2 इस डायरेक्शन में और n1 इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन तो निकाल ही चुके हैं, और n1 की वैल्यू भी पता है, ये n1 किसके बराबर है एक्चुअली में, सॉरी n2 किसके बराबर है यहाँ पर, 20 न्यूटन। तो n1 निकालना है, जो a b पे फोर्स लगा रहा है, तो लगा लो, F नेट क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2, तो n1 माइनस n2 की वैल्यू बच्चों 20 इज इक्वल्स टू ma, तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40, और 20 उधर जाएगा तो 60, तो n1 की वैल्यू देखो 60। देखो यही तो हमने निकाला था तीन इक्वेशन सॉल्व करके, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, और ये कन्वीनियंट है, बहुत बहुत आसानी से आंसर्स निकल आते हैं बच्चों, है ना। तो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आपको इस तरीके से सिस्टम चूज करना है कि जो भी फोर्स निकाला जाए वो उस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल हो जाए।
फिर आप F इक्वल टू एम लगा दो, आसानी से निकाल लो। नहीं तो फिर आप एक एक ब्लॉक को लेके चलेंगे तो बहुत सारी इक्वेशन बन जाएंगी बच्चों। यहाँ पे तो केवल 3 ब्लॉक है तो 3 इक्वेशन बनी, 2 ब्लॉक थे तो 2 इक्वेशन बनी थी। अब मैं अगर 7 ब्लॉक ले लूं, 8 ब्लॉक ले लूं ऐसे, तो 8 इक्वेशन थोड़ी ना आप सॉल्व करोगे, तब तो बहुत समस्या हो जाएगी। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें मैं मल्टीपल ब्लॉक्स ले लेता हूं, तो वहां पे जनरल मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर आपको ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट वाली मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड, ये बड़ी काम आएगी उस समय पे, बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए एक और हम सैंपल प्रॉब्लम इसका देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला कि जब बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे तो फिर वो इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन तो फिर भी ठीक है, बच्चे बना लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन फिर सिस्टम वाली मेथड ही काम आएगी आपकी अगर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि इस तरीके से 5 ब्लॉक है, अब आप एक एक ब्लॉक को लेके जाओगे तो भाई ऐसी 5 इक्वेशन बनेंगी। अब 5 इक्वेशन सॉल्व करना अकलमंदी वाली बात थोड़ी ना है, उसको सॉल्व करते करते तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना बच्चे। तो ऐसा काम नहीं करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं, ए बी सी डी ई, और ये आपका फोर्स लग रहा है मान लीजिए 200 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको ये तो पता ही चल गया कि इनका एक्सेलरेशन सेम है, बाकी मासेस कुछ भी अपन ले लेते हैं, दिया जाता है। ये आपका 5 केजी का ब्लॉक है लेट्स सपोज, ये आपका 4, तो बच्चों ये 4 केजी का ब्लॉक है, ये मान लो 3 केजी का ब्लॉक है, ये 2 केजी का ब्लॉक है, और ये 1 केजी का ब्लॉक है। लेट्स सपोज मान लिया अपन ने ऐसा। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए आपसे कि फाइंड द एक्सेलरेशन of blocks and force on D due to C, तो आपको ये बोला गया कि C वाला D पर कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालो। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए 5 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्वेश्चन तो इतना ही दिया है, D पर C के कारण क्या फोर्स है। तो आप ऐसा सोचो कि अगर हम इसको यहाँ पे बनाएं और इसको सॉल्व करें तो मैं डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से इसको सॉल्व करने के लिए, है ना बच्चों। तो ये आपके पास 5 ब्लॉक हैं, ये आपका 5 केजी, 4 केजी, 3 केजी, 2 केजी, 1 केजी, और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। तो पहले तो एक्सेलरेशन की बात है, तो सबका एक्सेलरेशन सेम है। अगर सबका एक्सेलरेशन सेम है तो सिस्टम मान लो, सभी इस पांचों ब्लॉक को लेते हुए सिस्टम मान लो, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन होगा, बाकी जो ये आपस में फोर्स लगा रहे होंगे सब इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एफ नेट इक्वल टू एम लगा दो तो ये जो हो जाएगा वो एफ एक्सटर्नल बाई एम हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा भाई, 5 और 4 9, 3 12 और 3 16, तो 16 केजी मास ऑफ द सिस्टम जो है वो 16 केजी, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन बाई 16 केजी, है ना बच्चों। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो अगर 4 से डिवाइड करते हो आप इसको तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देख लो, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 8, अगर 4 नहीं सॉरी 4 से डिवाइड किया ना हमने, तो 4 को 200 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, और 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। देखो बच्चों एक आंसर निकल आया एक्सेलरेशन, बड़ी सिंपली, कोई 5 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, किसके बीच में, मतलब फोर्स निकालना है, डी पर फोर्स सी के कारण। तो मान लो ये जो सी वाला ब्लॉक है ये डी वाले पे ब्लॉक पर फोर्स एन लगा रहा है, तो बदले में सी पर भी कितना फोर्स लगेगा बच्चों, एन लगेगा, सी पर भी कितना फोर्स लगेगा, एन लगेगा। अब इसको निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो एक काम करो आप क्या है कि सिस्टम जो है वो अब ऐसा चूज करो कि ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 केजी और 1 केजी वाले को कर रहा हूं सिस्टम, और मैं 4 3 और 5 वाले को एक सिस्टम मान लेता हूं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इस पूरे सिस्टम पे एन फोर्स लगा रहा है जो डी पे लग रहा है,
और डी वाला अपोजिटिव सी पे लगा रहा है, तो क्योंकि डी वाला लगा रहा है तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये एक्सटर्नल हो गया एन। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमने क्या किया कि 2 और 1 को एक सिस्टम मान लिया, तो अब इस तरीके से हो गया ये एन निकालने के लिए 2 1 को मान लिया तो ये 3 केजी का एक सिस्टम हो गया, और 5 3 4 ये 12, 5 4 9 और 3 12, और ये 12 केजी का एक सिस्टम हो गया। तो ये 12 केजी वाला 3 केजी पे जो फोर्स लगा रहा है वो एन है, 12 केजी वाले पे तो 200 न्यूटन का लग ही रहा है, और एक इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एन जो 3 केजी वाला 12 केजी को बना रहा है। तो हमने इस तरीके से सिस्टम चूज कर लिया है कि जो सी और डी पे फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल हो जाए, ताकि हम उसको लिख पाए। और एक्सेलरेशन तो सेम है ना भाई, एक्सेलरेशन तो कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया 25/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप 3 केजी वाले पे फॉर्मूला लगा दो, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। तो हम लगा देंगे तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, मतलब जो फोर्स है वो नेट फोर्स तो एन है, इज इक्वल्स टू एम, ये 3 केजी हो जाएगा इस सिस्टम का क्योंकि 2 और 1 को लिया हमने, इनटू ए। तो ए हो जाएगा बच्चों 25/2। तो जो फोर्स आया वो आया 75/2 न्यूटन। तो देखो, दिस इज द फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू 75/2 आप 12 वाले से भी निकाल सकते थे, 200 माइनस एन करना इंटू 12 ए करना, ए की वैल्यू आपको पता है, आप करोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, है ना। लेकिन इससे ज्यादा आसान था 3 केजी वाले से निकालना, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो आपको सोचना है कि जिससे ज्यादा आसानी से सब आंसर आए वो वाला आपको लेना है, ऐसे सिस्टम लेना है और उसको फिर सॉल्व कर देना है ना बच्चों। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा, समझ में आया होगा, और सिस्टम जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम है वो भी क्लियर होगा, क्योंकि ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ड्राइव करते समय भी लेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अब आपसे बन जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें ये बोला गया कि एक इंजन है, ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है, इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये ट्रेन भाग रही है और फ्रिक्शन भी लग रहा है क्योंकि ट्रैक जो है वो रफ माना गया है। तो आपको पता है कि जिस साइड इंजन भाग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन जो है वो 5000 न्यूटन का लग रहा है, और उसमें पीछे 5 डब्बे लगे हुए हैं, वैगन्स लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और हर एक वैगन का जो मास है वो 2000 किलो है, मतलब 2000 केजी है ना। ये बच्चों आपको इतना दिया गया है। फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है कि नेट फोर्स ऑन द ट्रेन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना है, फोर्स ऑन थर्ड वैगन बाय द सेकंड वैगन, तो सेकंड वैगन थर्ड वैगन पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये आपको बताना है। अब देखो बच्चों, ये सभी चीजें कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब मैंने पहले ही बोला है कि फोर्स इक्वल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सब एक साथ भाग रहे हैं तो सबका एक्सेलरेशन जरूर सेम होगा। तो एक्सेलरेशन तो मान लो पूरे ट्रेन का ए है आगे की तरफ। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें नेट फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा, तो पहले हमें नेट फोर्स ऑन ट्रेन निकालना पड़ेगा, जो हमारा ए पार्ट भी है सॉल्यूशन का। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका ए पार्ट देखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स यहाँ पर अगर हम पूरे ट्रेन को सिस्टम ले लें, क्योंकि सब एक्सेलरेशन ए से भाग रहे हैं, तो हम पूरी ट्रेन को सिस्टम ले सकते हैं बच्चों, ये तो पता है आपको, हमने सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो भी पढ़ा हुआ है। तो इस पूरी ट्रेन को लेने से भाई आसान हो जाता है सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे हम पूरी ट्रेन को अगर क्या कर लेंगे बच्चों, पूरी ट्रेन को अगर हम सिस्टम में ले लेंगे, पूरी ट्रेन को सिस्टम मान लेंगे, तो अब नेट फोर्स क्या है इस सिस्टम में, इस पूरी सिस्टम का जो मास है वो कितना हो जाएगा, वो अभी हम लिख लेंगे। नेट फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स दो ही लग रहा है, एक तो ये इंजन जो फोर्स लगा रहा है ना, तो वो कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 40,000 न्यूटन का, और पीछे की तरफ जो ग्राउंड लगा रहा है वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, कितना 5000 न्यूटन का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 40,000 न्यूटन माइनस 5000 न्यूटन, ये नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा 35,000 न्यूटन। देखो, नेट फोर्स है बच्चों पूरी ट्रेन पे लगने का, पूरी ट्रेन में लगने वाला नेट फोर्स जो है वो है 35,000 न्यूटन। अब पूरी ट्रेन में लगने वाला जो फोर्स है 35,000 न्यूटन आ गया, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, जो सभी इंजन का और ट्रेन वैगन्स का एक्सेलरेशन है, दिस इज नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, जो हमने सिस्टम लिया है भाई,
तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर हम लिखें तो नेट फोर्स हो जाएगा 35,000 न्यूटन डिवाइड बाई बच्चों मास ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का मास कितना होगा देखो, सारे को मास को जोड़ लो तो हर एक वैगन का 2000 किलो है, तो यहाँ पे 5 वैगन है, तो ये हो जाएगा कितना 10,000 केजी। और ये 8,000 किलो का है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया। इंजन का मास भी आपको दिया गया है, तो इंजन का जो मास है, मास ऑफ इंजन वो है 8,000 केजी, है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना। तो ये 8,000 केजी और ये 10 दो 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 दो, हर एक जो है वो 2000 किलो का है, तो 10,000 और ये 8,000, तो टोटल हो जाएगा 18,000। तो आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया बच्चों 18,000। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो। तो आपको करना है 35/18। तो अगर आप 35/18 करेंगे बच्चों तो ये आता है 1.94, है ना। सॉल्व करके देखना तो ये आएगा आंसर 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि एनसीईआरटी की किताबें अलग बच्चों के पास अलग अलग होती है। तो एनसीईआरटी की किताब में जब आप पीछे आंसर देखेंगे ना, तो जो पुरानी किताब है उसमें ये आंसर मिलेगा 1.94, देखना एक बार। और कोई हो सकता है नई किताब हो या दूसरी एक किताब होती है उसमें ये आंसर अलग दिया रहता है। उसमें क्या करता है, ये आंसर होता है 3.5, क्योंकि ये 10,000 ही लेते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि इन इंजन्स को ही सिस्टम माना, वैगन्स को ही सिस्टम माना, इंजन को एक्सक्लूड कर देते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। लेकिन आप खुद सोचो, इन सभी जो इंजन के सहित इस पूरे का सिस्टम का जो मास है वो तो 18,000 है ना, तो 10,000 नहीं लेंगे हम। ये तो फोर्स जो है ये सभी पे लग रहा है 40,000 न्यूटन, और 5,000 भी सभी पे लग रहा है। तो नेट फोर्स में तो 18,000, जो नेट फोर्स लग रहा है वो 18,000 केजी पे लग रहा है। तो जो दूसरी किताबें होती हैं जिसमें ये, अगर आपकी किताब, आपके पास ऐसी किताब है जिसमें ये आंसर नहीं है 3.5 है, तो बच्चों उसको सही कर लेना है ना। अब मुझे नहीं पता, मैंने देखी है अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग किताब होती है एनसीईआरटी की, तो ये आंसर थोड़ा सा वेरी करता है। किसी की किताबों में ये 10,000 लेके सॉल्व कर देता है, और किसी आंसर में एनसीईआरटी की बुक में ये 1.94 होगा। तो आपकी किताब में अगर 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है आंसर, तो मतलब सही दिया है। बाकी जिसमें नहीं दिया है तो वो मतलब सही नहीं मानते मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये 35,000 का नेट फोर्स है ये सभी में लग रहा है इंजन सहित, इसलिए इंजन का मास भी इंक्लूड हमें करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर आपकी किताब में आंसर सही नहीं दिया है, मतलब आप कुछ अलग आंसर दिया है, तो आप ये मत समझना कि सर ने आंसर गलत निकाला है ना, वो वहां पे बुक की थोड़ी सी गड़बड़ी है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, और एनसीईआरटी ही की बुक में ये भी आंसर है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए, क्योंकि कई बार आंसर देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये चीज। फिर हम सी पोर्शन निकालते हैं कि फोर्स ऑन थर्ड वैगन बाई सेकंड वैगन। तो ये जो थर्ड वैगन है ना, थर्ड वैगन पे सेकंड वैगन के कारण, तो सेकंड वैगन आगे जा रहा है तो थर्ड वैगन पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा कुछ, है ना बच्चों। अब जो ये सेकंड वैगन थर्ड पे लगा रहा होगा या थर्ड जो सेकंड पे लगा रहा होगा, उसको निकालने के लिए हमें थर्ड वैगन से लेकर पूरे फोर्थ फिफ्थ तक इसको सिस्टम ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब हमने इस पूरे को सिस्टम लिया था, जो सेकंड थर्ड पे लगा रहा था और थर्ड सेकंड पे लगा रहा था, वो तो बच्चों इंटरनल फोर्सेस हो गया था। और नेट फोर्स में आपको मैंने बताया था, जो सिस्टम चूज करते हो उसमें ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो हमें जो फोर्स कैलकुलेट करना है उसको एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा, मतलब उसको सिस्टम के बाहर बनाना पड़ेगा। तो सेकंड वैगन जो थर्ड वैगन पे फोर्स लगा रहा है, अगर उसको सिस्टम के बाहर रखना है तो सिस्टम से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा सेकंड वैगन को। इसलिए मैंने फोर्थ फिफ्थ और थर्ड इनको सिस्टम मान लिया है। तो जो सेकंड थर्ड पे फोर्स लगा रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा। अब सेकंड थर्ड फोर्थ वाले सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, और उनका जो एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन वो दिया गया है हमें। एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दिया ना 1.94 या 35/18। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, हम फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो मैंने सिस्टम मान लिया किसको बच्चों, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फोर्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे, तो थर्ड वाला जो
पोर्शन है हमारा वो हो जाएगा फोर्स ऑन थर्ड वैगन ड्यू टू सेकंड वैगन इज इक्वल्स टू एम ए जो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास जो है वो किस किस का मास लेंगे बच्चों, मास जो यहाँ पे एम है एक्चुअली में दिस इज मास ऑफ थर्ड वैगन क्योंकि सिस्टम में है, मास ऑफ फोर्थ वैगन और प्लस मास ऑफ फिफ्थ वैगन, हमने तीनों को सिस्टम दिया है इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो ये तीनों ही 2,000 किलो के हैं, एक वैगन जो है वो 2,000 किलो का है, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है सिस्टम दिया हमने वो हो जाएगा टोटल 6,000। तो ये हो जाएगा 6,000 केजी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, तो उसको आप 18/5 35/18 लिख लो, है ना, 35/18। तो यहाँ से देखो बच्चों ये कट जाएगा, कितना मिल जाएगा, या फिर हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये लगभग लगभग आएगा आपका बच्चों 111640 न्यूटन। आप सॉल्व करना, ये आंसर मिलेगा आपको 111640 न्यूटन, है ना बच्चों। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा, है ना, कैलकुलेट करके देख लेना आप। तो जो थर्ड सेकंड वैगन है वो थर्ड वैगन पे कितना फोर्स लगा था बच्चों, 11,640 11,640 न्यूटन। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन करते बनेगा, इस टाइप के आप क्वेश्चंस आपको सिस्टम वाले बन जाएंगे, है ना, जहाँ पे सिस्टम चूज करना होता है। तो सिस्टम मान के अगर आप करोगे इन सवालों को तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है इनको सॉल्व करने में, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा।